हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में हम औद्योगिक संबंध और श्रम कानून के सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे और इस सीरीज का ये हमारा 6th लेक्चर है। आज हम अपना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को कवर करेंगे। इससे पहले कि हम 4-5 लेक्चर्स में इसके बेसिक्स देख चुके हैं। औद्योगिक संबंधों के श्रम कानून के हमने बेसिक्स डेफिनेशंस देखी थी और इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा था कि कैसे इसका श्रम कानूनों का भारत में उद्भव हुआ है। उसके बाद हमने अगले लेक्चर में कारखाना अधिनियम 1948 को कवर किया था। उसके बाद फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, फिर औद्योगिक अधिनियम स्थायी आदेश, फिर व्यावसायिक संघ अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। आज हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को डिटेल में कवर करेंगे। ये लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा रहने वाला है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और उद्देश्य। जेनेवा में 1928 में मिनिमम वेजेस फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन हुआ था और उसमें पारित प्रस्तावों को अंतर्राष्ट्रीय लेबर कोड में समाविष्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस संबंध में प्रभावी भूमिका रही है, जिसके सम्मेलन के पक्षकारों से ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने अपने देश में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की दिशा में सार्थक कदम उठाएं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम 14 अधिनियमों को कवर करेंगे। इसके अलावा हम 3 या 4 लेक्चर्स इन 14 अधिनियम के अलावा 3 या 4 लेक्चर्स और बनाएंगे श्रम कानून और औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस पर, जिसमें हम एक आईएलओ कवर करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। एक हम लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको डिटेल में कवर करेंगे, और एक न्यू लेबर कोड जो आया है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। इस अधिनियम के सन 1948 ईस्वी में पारित किए जाने के पूर्व गठित एक आयोग को मजदूरों की दशाओं, उनकी अन्य सुसंगत परिस्थितियों तथा आवश्यक सुधार लाने की दिशा में उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों के अध्ययन का भार सौंपा गया था। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 रखा गया। जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़कर इसे पूरे भारत में लागू किया गया तथा 1970 में इसे जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया गया। इसका आधार सन 1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न ड्राफ्ट कन्वेंशन है। अधिनियम का प्रवर्तन, इसका लागू होना। अधिनियम का प्रवर्तन ऐसे नियोजनों पर लागू होता है जो असंगठित क्षेत्र हैं, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, तथा अनुसूची में वर्णित हैं तथा शेड्यूल हैं, लिस्टेड हैं। या आगे हम ये भी देखेंगे कि शेड्यूल जो उद्योग होते हैं वो उद्योग, शेड्यूल उद्योग, लिस्टेड इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है, इसकी हम परिभाषाएं सारी आगे देखेंगे। तथा समुचित सरकार के विवेक के अधीन यह अधिनियम किन्हीं अन्य नियोजनों पर भी लागू किया जा सकता है। यानी कि ये केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही नहीं है। ये जो भी कंसर्न गवर्नमेंट होगी, ये अपने विवेक अनुसार किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन पर या इंडस्ट्री पर लागू कर सकती है। यद्यपि ये केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, लेकिन इसे राज्य सरकार भी लागू कर सकती है, केवल उन अनुसूचित नियोजनों को छोड़कर जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के द्वारा संचालित होते हैं, जैसे रेलवे रनिंग बोर्ड और पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, उनको छोड़कर बाकी सभी पर ये कंसर्न गवर्नमेंट, जो भी सरकार होगी, संबंधित सरकार, राज्य सरकार होगी, उसके द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। अधिनियम का उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मजदूरों की दयनीय दशा में समुचित सुधार लाना, न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें अपनी कार्य क्षमता कायम रखने का अनुकूल अवसर प्रदान करना है। अधिनियम की उद्देशिका में ही इसके उद्देश्य तथा का आभास मिलता है, जिसके अनुसार कुछ नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू करने के निमित्त ही इसे अधिनियमित किया गया। अब इसे अधिनियम के पारित हो जाने से कोई भी नियोजक किसी कर्मकार से वैयक्तिक संविदा, न्यूनतम मजदूरी लेने के लिए बाध्य और मनमाने ढंग से उसका शोषण नहीं कर सकता। इस अधिनियम का उद्देश्य पूंजीपतियों, मिल मालिकों आदि से कम संगठित, कम सुविधा प्राप्त समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण से बचाना है। न्यूनतम मजदूरी नियत करने के 2 उद्देश्य हैं। अगर आप ज़्यादातर जितने भी एक्ट हैं उसमें आपसे एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, या तो उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा जा सकता है, या उनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज से क्वेश्चन आ सकते हैं कि किन अथॉरिटीज के द्वारा उसे इन
इन संस्थानों को या इन अधिनियमों को कौन कंट्रोल करता है, इनके द्वारा पेनाल्टीज किस अथॉरिटी द्वारा लगाई जा सकती हैं, पेनाल्टीज का प्रावधान किन अथॉरिटीज के लिए है, कौन इसके लिए ऑथराइज्ड लोग हैं या अधिकारी हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको कवर करना है। इसमें इसके दो उद्देश्य हैं। कर्मकार अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने में समर्थ है, कर्मकार अपनी कार्य क्षमता बनाए रख सके। ये दो इस प्रोविजंस के इस एक्ट के उद्देश्य हैं। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार को अनुसूचित सभी नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी नियत करने की शक्ति प्रदान की गई है और आशा की जाती है कि सरकार कमजोर वर्गों को शोषण से बचाएगी, उनके जीवन निर्वाह तथा जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए भी यथासंभव आवश्यक ठोस कदम उठाएगी। आगे विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों की विसंगति, डिस्पैरिटी इन वेजेस इन डिफरेंट सेक्टर्स। जैसा कि देखने में आता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मजदूरी में एक रूपता नहीं होती है तथा इसमें असमानता पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो इंडस्ट्रीज लगी होती हैं उनमें वेजेस अलग दिए जाते हैं, उनमें सैलरीज अलग दी जाती हैं, और उन्हीं सेम इंडस्ट्रीज के अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उन्हीं सेम इंडस्ट्रीज अगर कोई बिहार में लगी है तो उसमें वेजेस आपको अलग देखने को मिलेंगे। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में मजदूरी समान नहीं दी जाती, यानी कि इस पर मजदूरी पर भौगोलिक स्थिति का, किसी भी इंडस्ट्री की भौगोलिक स्थिति का भी असर पड़ता है। मजदूरी समान नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, एक सेक्टर में जो मजदूरी दी जाती है जरूरी नहीं कि दूसरे सेक्टर में भी मजदूरी की वही दर हो। यानी कि अगर एक इंडस्ट्री में किसी क्लर्क की पोस्ट पर अगर कोई सैलरी मिल रही है तो जरूरी नहीं कि किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी क्लर्क को वही सैलरी मिल रही होगी, उसकी कम या ज्यादा हो सकती है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। फिर न्यूनतम मजदूरी संबंध सांविधिक उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्दिष्ट करता है। निर्वाह मजदूरी साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त मजदूरी से भिन्न है तथा इसका आयाम बहुत ही व्यापक है। निर्वाह मजदूरी की संकल्पना में जीवन की मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र तथा आवास के अतिरिक्त बालकों की शिक्षा, बीमा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी सम्मिलित है। यानी कि निर्वाह मजदूरी जो होती है, लिविंग वेजेस, जिसे लिविंग वेजेस बोला जाता है, इसमें सिर्फ वेतन ही नहीं, वेतन इतना होता है, इसमें इतना वेतन मजदूर को या कर्मकार को प्रदान किया जाता है कि जिसमें उसका सिर्फ जीवन निर्वाह ही ना हो सके, बल्कि उसकी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसके और उसके परिवार की, जैसे बालकों की शिक्षा, बीमा, मनोरंजन, इन सबको भी वो भली भांति इनका खर्चे की पूर्ति कर सके। इस तरह का इतना वेतन उसको कम से कम प्रदान किया जाता है। आगे इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इस अधिनियम को पारित करना देश के श्रम इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था, जिसने मांग व पूर्ति के सिद्धांत से वेतन निर्धारण की अपेक्षा राज्य द्वारा मजदूरी का नियमन करने का तंत्र स्थापित किया। राष्ट्रीय श्रम आयोग 1969 ने भी इस अधिनियम को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि सन 1948 के इस अधिनियम का विचार पूर्णतया नवीन तथा क्रांतिकारी था। अब अधिनियम की कमियां देख लेते हैं। इस अधिनियम का क्षेत्र व्यापक ना होकर संकुचित है, जैसे कि रेशम, दिया सलाई, माचिस, होटल, बर्तन, जूट, खुदाई का काम आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों का इसमें समावेश नहीं किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर जो लोग होते हैं, कर्मकार जो होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले ही ये सारे कर्मकार होते हैं। दूसरा, वे उद्योग इसकी परिधि से अछूते रह जाते हैं जहां 10 से कम श्रमिक होते हैं, यद्यपि उनकी खराब दशा के नाते इस अधिनियम को ऐसे स्थानों पर लागू होना चाहिए। यानी कि ऐसे संस्थान या ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पर 10 से कम लोग हैं, कर्मकार हैं, तो वहां पर भी इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता। और जबकि आप देखेंगे कि जिस जगह पर कर्मकार कम होते हैं, जिस इंडस्ट्री में, वहीं पर ही उनमें यूनिटी की या किसी यूनियन की कमी के कारण उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। तीसरा, इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में प्रावधान ना होना खटकता है। चौथा, यह अधिनियम राज्य में तब लागू होगा जब किसी उद्योग में कम से कम 1000 श्रमिक हों। किसी नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी उचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना अवैध या अनुचित नहीं है, भले ही पूरे राज्य में विवादग्रस्त नियोजन में 1000 से कम कर्मचारी हों। आगे अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएं, जो कि हमारा किसी भी अधिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इससे तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो शासकीय राजपत्र में उस सूचना में वर्णित अनुसूचित अधिसूचना द्वारा नियोजनों में कार्यरत
कर्मकारों के लिए लागू निर्वाह व्यय सूचकांक को समय समय पर निश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, निर्वाह व्यय सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इससे तात्पर्य ऐसे सूचकांक से है जिसे ऐसे किसी अनुसूचित नियोजन से संबद्ध कर्मकारों के निमित्त जिसके लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जा चुकी हैं, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने निर्धारित किया है, और ऐसे नियोजन के कर्मचारियों के लिए लागू निर्वाह व्यय सूचकांक शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया गया है। तीसरा, नियोजक एम्प्लॉयर। इससे तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि स्वयं प्रत्यक्षता या अन्य व्यक्ति के माध्यम से या स्वयं अपने लिए या दूसरे के निमित्त एक या अधिक कर्मकारों को ऐसे किसी अनुसूचित नियोजन में नियोजित करता है जिसके संबंध में न्यूनतम मजदूरी इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की जा चुकी है। फिर है हमारा अनुसूचित नियोजन, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। इससे मतलब अनुसूची में वर्णित नियोजन से है या ऐसे नियोजन के कार्य की शाखा से है जो कि उसी का भाग है। अनुसूची के दो भाग हैं, यानी कि दो तरह की अनुसूचियां हैं, भाग 1 तथा भाग 2। अनुसूची का भाग 1, इसमें जो इंडस्ट्री या जो ऑर्गेनाइजेशन सम्मिलित हैं उसमें है पहला, किसी ऊनी दरी के बनाने या शाल बुनने के संस्थापन में नियोजन। दूसरा, किसी चावल मिल या दाल मिल में नियोजन। तीसरा, किसी तंबाकू कार्य में नियोजन। चौथा, किसी बागान अर्थात रबर, चाय या कॉफ़ी आदि में नियोजन। पांचवा, किसी तेल मिल में नियोजन। अब अनुसूची का भाग 2, पार्ट 2, किसी भी अभिनियोजन अर्थात किसी भी प्रकार की खेती जिसमें जमीन जोतने और बोने की क्रिया भी सम्मिलित है, दुग्ध उत्पादन या किसी कृषि तथा फलोद्यान, फलों का बाग विषयक वस्तुओं का उत्पादन, बीजारोपण, फसल उगाना और काटना आदि कार्य इस न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वाली इंडस्ट्री में सम्मिलित हैं। फिर है मजदूरी, वेजेस। मजदूरी से तात्पर्य ऐसे सभी पारिश्रमिक से है जो धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है हो और जो किसी ऐसे नियोजित को नियोजन करने के लिए देय हो, बशर्ते नियोजन की शर्तें पूरी कर ली गई हैं। इसमें आवास भत्ता भी सम्मिलित है, किंतु मजदूरी की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। पहला, आवास आपूर्ति, प्रकाश पूर्ति, पेयजल तथा चिकित्सा खर्च का मूल्य, ये सारे मजदूरी में सम्मिलित नहीं होते हैं। दूसरा, किसी दूसरी सुख सुविधा या कोई सेवा जो समुचित सरकार की धारणा या विशेष आज्ञा द्वारा अपवर्जित है, इसको भी मजदूरी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। तीसरा, पेंशन फंड या भविष्य निधि, जिसे भविष्य निधि या किसी अन्य सार्वजनिक बीमा की योजना के अधीन नियोजक द्वारा दिया गया अंशदान, ग्रेचुटी वगैरह, वो भी इसमें मजदूरी में वेजेस में इंक्लूड नहीं होती। चौथा, कोई यात्रा भत्ता या यात्रा विषयक का मूल्य। पांचवा, सेवा मुक्ति पर देय उपदान राशि, जिसे ग्रेचुटी बोलते हैं, ये सारे मजदूरी में इंक्लूड नहीं होते हैं, नहीं किए जाते हैं। अब मजदूरी के प्रकार, सिद्धांत, न्यूनतम मजदूरी की दर, उसके निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण की पद्धति तथा कतिपय न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण का वैधानिकरण, काइंड ऑफ वेजेस प्रिंसिपल्स, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस एंड वैलिडेशन ऑफ फिक्सेशन ऑफ सर्टेन मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। फेयर वेजेस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया, जिसे भारत सरकार ने 1949 में प्रकाशित किया। इसके अनुसार मजदूरियों का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेजेस। दूसरी, न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस। तीसरी है उचित मजदूरी, फेयर वेजेस। चौथी है आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस। बहुत से लोग निर्वाह मजदूरी में कंफ्यूज हो जाते होंगे कि निर्वाह मजदूरी उसी मजदूरी को कहा जाता है जहां पर किसी कर्मकार को इतनी मजदूरी दी जाती है जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके केवल, लेकिन ऐसा नहीं है। यही निर्वाह मजदूरी ही मजदूरी की सबसे ब्रॉड डेफिनेशन है, जो कि इसका दायरा सबसे ज्यादा बड़ा है। पहली, निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी से अभिप्राय ऐसी मजदूरी से है जिसकी प्राप्ति से श्रमिक न केवल स्वयं के भरण पोषण करने की स्थिति में हो, बल्कि अपने बच्चों, स्त्री आदि आश्रितों के भरण पोषण, जीवन बीमा, आवास, वस्त्र आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन करने की आर्थिक क्षमता भी रख सके और सभ्य नागरिक की भांति अपना जीवन यापन कर सके, यानी कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो हो एक अच्छे लेवल पर हो। ऐसी मजदूरी में जो सबसे उच्च मजदूरी को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये निर्वाह मजदूरी इन चारों मजदूरी के प्रकारों में सबसे उच्च मजदूरी को प्रदर्शित करती है और उचित मजदूरी से भी अधिक होती है
सुख सुविधा पाने के साथ ही वृद्धावस्था तथा बुरे दिनों में के सहारे की भी व्यवस्था इसमें की जाती है। उचित मजदूरी समिति के अनुसार जीवन निर्वाह मजदूरी मजदूरी की उच्चतम सीमा है, यानी कि यह सबसे हाई लेवल है मजदूरी का। दूसरी है न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार हों। न्यूनतम मजदूरी को अधिनियम में परिभाषित तो नहीं किया गया है, लेकिन यह अधिनियम मजदूरी संबंधी यह व्यवस्था करता है कि उन न्यूनतम मजदूरी की दरों से कर्मकार की केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे श्रमिक और परिवार का भरण पोषण भी किया जाना आवश्यक है। यानी कि उस न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि ना केवल श्रमिक का अपना बल्कि उसके परिवार का भी भरण पोषण ठीक ठाक तरह से होता रहे। बतौर कर्मकार के उसकी क्षमता का पोषण होना भी आवश्यक है, जिसमें उसकी शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा के लिए पर्याप्त उपबंध किए जाने चाहिए। न्यूनतम दरों की अदायगी अवश्य ही की जानी चाहिए। ऐसी मजदूरी को निर्धारित करते समय पत्नी और बच्चों की कमाई को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यानी कि अगर किसी कर्मकार के फैमिली में उसकी वाइफ या उसकी पत्नी कहीं पर एम्प्लॉयड है तो उसकी पत्नी की कमाई को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसको एक सिंगल कर्मकार को एक सिंगल एंटिटी समझकर ही मानकर ही उसकी सैलरी को न्यूनतम वेजेस को उसको डिसाइड किया जाएगा। निर्वाह मजदूरी की प्राप्ति की दिशा में न्यूनतम मजदूरी एक कदम है। औद्योगिक स्तरों में एक रूपता ना होने से न्यूनतम वेतन का कोई मापदंड नहीं है। केंद्र तथा राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और जोर दिया है कि न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। अब मजदूरी निर्धारण के तत्व या सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ वेजेस। निम्नलिखित तत्वों की मजदूरी निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन्हीं के आलोक में उसे निर्धारित किया जाता है। पहला है भौगोलिक स्थिति। इस तरह के आपको क्वेश्चंस देकर पूछा जा सकता है, यूपीएससी द्वारा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से फैक्टर मजदूरी निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। भौगोलिक स्थिति, दूसरा सामाजिक परिस्थितियां, फिर रहन सहन की पारिवारिक तथा सामुदायिक स्थिति का स्तर, चौथा है क्षेत्र की आर्थिक कमजोरी या मजबूती, पांचवा शिक्षा का विस्तार, फिर है दक्ष तथा अकुशल तकनीकी श्रमिकों की उपलब्धि, यानी कि स्किल्ड और अनस्किल्ड टेक्निकल लेबर्स की अवेलेबिलिटी, रोजगार परक सुविधाओं की उपलब्धता या अनुपलब्धता, सामान्य वर्ग के श्रमिकों की उपलब्धता, मजदूरों की आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक तथा मानसिक अर्हता, सरकार की श्रम संबंधी नीति, श्रमिक संघों का दबाव, श्रमिकों की मांग की सीमा और आनुपातिक या आपूर्ति का आधिक्य, यानी कि सरप्लस, आधिक्य सरप्लस को कहते हैं, श्रमिकों की उत्पादकता, नियोजक की वित्तीय स्थिति, उत्पादित माल की खपत की सीमा, मांग और संभावनाएं, और लाभ और हानि की स्थिति आदि। आगे मजदूरी के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ वेजेस। मजदूरी के सिद्धांत एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के वेजेस ऑफ लेबर अध्याय में विभिन्न सिद्धांतों के बीच सन्निहित थे और बाद में उनका विकास हुआ। पहला है कटौती सिद्धांत, डिडक्शन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार किराया, ब्याज और अन्य खर्चों को निकाल लेने के बाद बची हुई राशि का वितरण संविदा की शर्तों के अनुसार आनुपातिक ढंग से होता है। भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध पर आने वाले खर्चों की आनुपातिक ढंग से निकाल लेने के बाद शेष राशि ही श्रमिकों में वितरण हेतु रह जाती है। अगला है श्रम द्वारा उत्पादन लागत सिद्धांत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी बाय लेबर। इसके अनुसार श्रमिक के लिए खाद्य की गुणवत्ता, आवश्यकताएं और सुविधाएं आवश्यक होती हैं। इसमें प्रश्न ये नहीं होता कि श्रमिक कितनी मजदूरी पाता है, बल्कि पोषण के लिए प्राप्त मजदूरी से वो कितनी आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकता है। इन वस्तुओं के मूल्यों के चढ़ने उतरने पर ही श्रम का मूल्य कम या ज्यादा रहता है। अगला निर्वाह सिद्धांत, सबसिस्टेंस थ्योरी। इसके अनुसार उत्पाद के बंटवारे में एडम स्मिथ का मानना है कि निम्न स्तर से दोगुनी मजदूरी मिलनी चाहिए ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके। अपने अपने हितों के लिए मालिक और मजदूरों में सौदेबाजी होती है इसमें। फिर है सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इस सिद्धांत का विकास 19वीं सदी में हुआ था। इसमें अतिरिक्त श्रम लगाकर उत्पादन संतुलित रखने का प्रयास किया जाता है। प्रतिस्पर्धात्मक श्रम बाजार में
नियोजन चाहने वालों को उत्तम उत्पादन के लिए नियोजित किया जाता है और श्रम के अनुसार मजदूरी देय होती है। फिर है निर्धारक सिद्धांत, डिटर्मिनेंट्स थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थक प्रोफेसर कालेची और काल्डोर के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा अपनी लगाई गई पूंजी और उपभोग इच्छा के उपरांत अवशेष ही मजदूरी का भाग समझा जाता है। पूंजीपति का जितना ही अधिक एकाधिकार होगा उतना ही कम अंश श्रमिकों को मिलेगा, और यदि पूंजीपति के कम एकाधिकार की दशा में श्रमिकों को अधिक अंश मिलेगा, यानी कि जिस में पूंजीपति का अधिकार ज्यादा होगा वहां पर श्रमिकों का अधिकार कम हो जाएगा, और जहां पर पूंजीपति का यानी कि मिल मालिक का या इंडस्ट्री ऑनर का अधिकार जितना कम होगा उतना ही लेबर का अधिकार बढ़ जाएगा। वेतन निधि सिद्धांत, द वेज फंड डॉक्ट्रिन। जॉन स्टुअर्ट मिल इसके समर्थक हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया है। मजदूरी श्रम की मांग और आपूर्ति जनसंख्या और पूंजी पर निर्भर करती है। जनसंख्या से यहाँ श्रमिक समुदाय अभिप्रेत है, यानी कि यहाँ जनसंख्या का मतलब यह है कि कितनी उस इंडस्ट्री के अंदर श्रमिक हैं। पूंजी से अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जो श्रम के सीधे प्रयोग में लाई जाती है। इसे उन्होंने वेजेस फंड कहा, जिसे नियोजक अपने कारोबार में लगाना चाहता है। फिर है उचित मजदूरी, फेयर वेजेस। उचित वेतन समिति 1949 ने मत व्यक्त किया है कि उचित मजदूरी न्यूनतम तथा जीवन निर्वाह मजदूरी के बीच की होती है और दोनों के बीच झूलती रहती है। उसकी प्रकृति भी आर्थिक विकास दर के साथ ऊंची नीची हो सकती है और इसकी सीमा देय क्षमता से ही निर्धारित की जाती है। इसके निर्धारण में निम्न तत्व महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहला, मजदूरी की प्रचलित दरें। दूसरा, उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान। तीसरा, श्रम की उत्पादकता। चौथा, राष्ट्रीय आय का स्तर एवं इसका वितरण। पांचवा, श्रमिक के कार्यभार तथा उसके 3 सदस्यीय परिवार से संबंध स्थापित किया जाना। आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस, जो मजदूरी का लास्ट टाइप है हमारा। ऐसी मजदूरी पर सर्वप्रथम भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 में विचार किया गया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग, उचित मजदूरी समिति, द्वितीय वेतन आयोग तथा अन्य कई द्विपक्षीय एवं विशेषज्ञ समितियों ने भी विस्तार से विचार विमर्श किया। भारतीय श्रम सम्मेलन ने सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि आवश्यकता आधारित मजदूरी वह मजदूरी है जो किसी भी अन्य बात का विचार किए बिना श्रमिक की मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। आगे, मजदूरी करने का ढंग। प्रतिकर की अदायगी, कंपनसेशन की अदायगी के आदेश देने से पहले आयुक्त को दुर्घटनाग्रस्त कर्मकार की मजदूरी का सही आकलन धारा 5 में दिए गए नियमों के अनुसार कर लेना आवश्यक है। यह धारा पहले तो मासिक मजदूरी को स्पष्ट करती है कि वह इस अधिनियम और उसके प्रयोजनों के लिए, तथा दूसरे मासिक मजदूरी का अर्थ है 1 महीने की सेवा के लिए देय समझे जाने वाली मजदूरी। फिर है मजदूरी का पुनर्विलोकन। प्रतिकर आयुक्त समय समय पर नियोजक या नियोजिती द्वारा अर्धवार्षिक भुगतान के लिए आवेदन किए जाने पर पुनर्विलोकन भी कर सकता है। आवेदन के साथ चिकित्सा व्यवसायी का इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा कि कर्मकार की दशा में परिवर्तन हो गया है। फिर है निरीक्षक नियुक्ति, उनके अधिकार और कर्तव्य, इंस्पेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट्स, पावर्स एंड फंक्शंस। ये भी किसी हर अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा, कौन अथॉरिटीज़ होंगी, कौन पेनल्टीज डालेंगी, कहाँ पर इस अपील की जा सकेगी, कहाँ पर कौन सा न्यायालय के अंतर्गत अधिनियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी नियोजक को या कर्मकार को दंडित किया जा सकेगा। ये सारे अधिनियम के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इन्हीं सब पर आपको नज़र रखनी है। धारा 16 में समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा करती है। निरीक्षक की योग्यता का उल्लेख इस अधिनियम में नहीं है। अब निरीक्षकों की संख्या कितनी होगी यह समुचित सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। कार्य की अधिकता को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक स्थापनों में अधिनियमों के नियमों को समुचित पालनार्थ एवं कार्य के सहज संपादन हेतु अभीष्ट संख्या में उनकी नियुक्ति होगी। यानी कि जितना कार्य अधिक होगा उसी के अनुसार निरीक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी। निर्धारित क्षेत्राधिकार, नियुक्ति के समय ही सरकार उनकी स्थानीय सीमाओं को निर्धारित कर देगी जिसमें निरीक्षक अपने कार्यकलाप संपन्न करेंगे। ऐसा विभाजन कर देना उचित और बड़ा महत्वपूर्ण होता है
क्योंकि उसमें निरीक्षकों में पारस्परिक क्षेत्र अधिकार संबंधी द्वंद्व नहीं होता, यानी कि किसी तरह का कंफ्यूजन, दो अगर निरीक्षक या दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कहीं पर निरीक्षक हैं तो उनको आपस में कंफ्यूजन नहीं होता है अपने अपने वर्किंग एरिया को लेकर। निरीक्षक के अधिकार नियमों के अधीन वो निम्न अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। पहला, ऐसे सहायकों के साथ जो सरकार की सेवा में हो किसी भी समय पर जैसा कि वो आवश्यक समझे। किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के साथ निरीक्षक किन्हीं परिसरों या स्थान में प्रवेश कर सकता है, किसी भी परिसर में किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है, किसी भी बाह्य कर्मकार से जिसे काम दिया गया है सूचना देने के लिए आदेश दे सकता है। चौथा हमारा, अपराधों एवं दोषों को पूर्णतः सिद्ध करने के लिए निरीक्षक आवश्यक कागजातों को अभिगृहित कर सकता है। नियोजक का दायित्व उन्मुक्ति, शस्तियां एवं प्रक्रिया, लायबिलिटी, एग्जेम्पशन, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। इस अध्याय में अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर नियोजक के लिए दंड का प्रावधान धारा 22, 22 खा और 22 गा में किया गया है। जब नियोजक किसी कर्मकार वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर पर, यानी कि कम दर पर, मिनिमम वेजेस से भी कम दर पर मजदूरी की अदायगी करता है तो ऐसा करने पर उसे उत्तरदायी बनाया जाएगा। जब नियोजक धारा 13 के किसी नियम या दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 13 में निर्धारित काम के घंटों से अधिक कर्मकारों से काम लेना दंडनीय अपराध होगा। कतिपय मामलों में नियोजक के दायित्व में छूट। धारा 23 के अंतर्गत जहां किसी नियोजक पर इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध आरोपित होता है तो विहित ढंग से शिकायत करने पर आरोप की सुनवाई के समय वो किसी ऐसे व्यक्ति को उपस्थित कराने के लिए सक्षम होगा जिस पर वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाया गया है। यानी कि अगर किसी इंडस्ट्री में किसी तरह का नियमों का, मिनिमम वेजेस एक्ट के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है और उस पर केस चलता है तो इंडस्ट्री के मालिक अपने स्थान पर उस मैनेजर को या एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए भेज सकता है जो उस वक्त उस इंडस्ट्री की देखरेख कर रहा था या जिसके सुपरविजन में वो इंडस्ट्री उस टाइम चल रही थी, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री मालिक इंडस्ट्री में मौजूद नहीं रहते हैं और इनका सारा कार्यभार उनके मैनेजर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव संभालते हैं। तो इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति को भी भेज सकता है जिसकी सुपरविजन में उस टाइम इंडस्ट्री रही हो। तो अपराध सिद्ध हो जाने पर वही व्यक्ति दंडित किया जाएगा और नियोजक निर्दोष घोषित और उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा धारा 31 में भी न्यूनतम मजदूरी ना देने के लिए कतिपय मामलों में छूट दी गई है। चूंकि स्थापनों के स्वामी स्वयं प्रशासनिक और प्रबंधकीय गतिविधियों में सक्रिय भाग नहीं लेते तथा उनके लिए सारा काम स्थापनों के अधिकारी जैसे प्रबंधक, श्रम अधिकारी आदि करते हैं, अतः यह अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे। आगे शस्तियां हैं, पेनाल्टीज। दंड दोनों प्रकार से दिया जा सकता है, आर्थिक भी और कारावासीय भी, यानी कि जेल भी हो सकती है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। कारावास 6 महीने तक और 500 रुपए तक का आर्थिक दंड या दोनों ही लगाया जा सकता है। ये न्यायालय पर निर्भर करता है। यह अपराध की गंभीरता और सुसंगत तथ्यों पर निर्भर करेगा। प्राधिकारी की नियुक्ति। समुचित सरकार कर्मकार प्रतिकार के मामलों को निपटाने के लिए आयुक्त को नियुक्त करती है। प्राधिकारी कौन हो सकता है? पहला, कर्मकार प्रतिकार आयुक्त। दूसरा, श्रम आयुक्त के रूप में कार्यरत केंद्र सरकार का कोई अधिकारी। तीसरा, श्रम आयुक्त के रूप में कार्यरत राज्य सरकार का कोई अधिकारी। चौथा, सिविल न्यायालय का कोई अनुभव प्राप्त न्यायाधीश। और पांचवा, स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट। धारा 20 के अधीन नियुक्त अधिकारी दीवानी अदालत के समान समझे जाएंगे। उनके निर्णय के विरुद्ध अपील या समीक्षा उच्च न्यायालय में ही होगी और ये अधिकारी भी उच्च न्यायालय के ही अधीन होंगे। अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी गण, उनकी नियुक्ति का तथा कार्य। अधिनियम में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्राधिकारियों का उल्लेख किया गया है। पहला है सलाहकार परिषद, एडवाइजरी बोर्ड। दूसरा है केंद्रीय सलाहकार परिषद, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। और तीसरा है निरीक्षक, इंस्पेक्टर। इनकी नियुक्ति आदि के संबंध में धारा 7, 8, 9 तथा 19 में प्रावधान किए गए हैं। नियुक्ति। सलाहकार परिषद का गठन समुचित सरकार अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में या नियोजनों के लिए कर सकती है। केंद्रीय सलाहकार परिषद
इसका गठन केवल केंद्र सरकार ही करेगी। इसके सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नामित होंगे। उनकी संख्या केंद्र सरकार के विवेक तथा कार्य की आवश्यकता एवं कार्य की अधिकता पर निर्भर करेगी। उनके लिए अधिसूचित नियोजनों के नियोजक तथा कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। दोनों के नामित प्रतिनिधियों की संख्या समान होगी, यानी कि कर्मकार और नियोजक कंपनी इंडस्ट्री ऑनर के दोनों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो समान संख्या में होंगे। इसके अतिरिक्त कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 संख्या में स्वतंत्र व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। स्वतंत्र सदस्यों में से कोई भी एक अध्यक्ष नियुक्त होगा, यानी कि जो अध्यक्ष केंद्रीय सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा उसे स्वतंत्र सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाएगा। वो ना तो इंडस्ट्री ऑनर की रिप्रेजेंटेशन में से होगा, ना ही कर्मकारों की रिप्रेजेंटेशन में से। सलाहकार परिषद के कार्य इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, धारा 5 में गठित समितियों तथा उप समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा संयोजक का कार्य करना। दूसरा, समुचित सरकार को सलाह देना। तीसरा, मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण तथा संशोधन संबंधी विषयों में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करना। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम अगला अधिनियम मजदूरी भुगतान अधिनियम कवर करेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद हमारे 7 या 8 अधिनियम और रह जाएंगे और ये हमारा इसका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।